गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज बात करते हैं हम अगला टॉपिक पे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अर्थात ICDS के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका ICDS। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं इसमें क्या है। ये ऐसा थोड़ा छोटा कर लिया जाए। तो ये है ना, देखते हैं क्या बात कह रहा है ये। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, यानी जो महिलाएं माताएं हैं जो गर्भवती हैं और जो शिशुवती जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, महिलाओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पूरक पौष्टिक आहार आदि के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। ठीक है, इन केंद्रों में बच्चों का नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ उनकी बढ़ती आयु के अनुसार उचित पूरक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों में विद्यालय, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। यह उम्र बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास के महत्वपूर्ण समय होता है ना। इस उम्र यानी 5 वर्ष तक के बच्चों का लगभग 90% तक मानसिक विकास हो जाता है। ध्यान रखना है, इस उम्र में 5 वर्ष तक में बच्चों का लगभग 90% तक मानसिक विकास हो जाता है। यदि इस उम्र के बच्चों की उचित देखभाल न की जाए तो बच्चे बीमारी एवं कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, है ना, राष्ट्रीय यानी नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन, है ना, NIN के मतलब होगा। ठीक है, कि एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में इस युग यानी इस आयु वर्ग के लगभग 43% बच्चों का उम्र के अनुसार वजन कम है। यह ICDS, है ना, ICDS कार्यक्रम के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, विकास की समझ अध्याय के तालिका क्रमांक 17.5 में आपने पढ़ा है कि इस उम्र के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, जन्म के बाद बच्चों का सही तरीके से शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, इसे जांचने के लिए आयु के अनुसार, किसके अनुसार, आयु के अनुसार वजन सारणी का प्रयोग करते हैं। इस सारणी को हम किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वो वजन के अनुसार, उम्र के अनुसार ये सब सारणी बनाए रहते हैं। आपके भी बुक में सारणी है, वो सारणी आप देख लीजिएगा। मैं अभी आगे जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको दिखा दूंगा कहाँ पास है। ठीक है, आइए आरेख में अगर 20.1 में देखें तो लड़के एवं लड़कियों के लिए यह पृथक पृथक होती है। इस सारणी में वजन से 60 माह तक के उम्र के बच्चों का वजन दर्ज किया जाता है। यदि बच्चे का अंकित वजन सामान्य
वजन के संकेत में आता है तो उसका वजन सामान्य होता है। मामूली कुपोषण के संकेत में उम्र के अनुसार वजन कम यानी सामान्य कुपोषित तथा गंभीर कुपोषण के संकेत में होने की स्थिति में बच्चे का वजन अत्यंत कम गंभीर कुपोषित होता है। ऐसी स्थिति में बच्चे की पर्याप्त देखभाल व उनके लिए अतिरिक्त पोषा आहार की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से जन्म से 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध चाहिए एवं 6 माह के पश्चात अन्य पोषक आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े समय के अंतराल में देते रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार है। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा मैं कर दे रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे जो रेड कलर है वो गंभीर कुपोषण वाला है और मामूली कुपोषण बहुत हल्का सा पीला कलर वाला और हरा कलर वाला सामान्य है, अर्थात अच्छा है, कुपोषण नहीं हुआ है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं MDM अर्थात मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है, यानी मिड डे मील। ठीक, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिना भोजन किए तथा बहुत कम खाकर स्कूल जाते हैं, जिसके कारण अध्ययन में मन यानी अध्ययन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती। इससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। विद्यालय बच्चों में इस समस्या को दूर करने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत के समस्त राज्यों में सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में चलाए जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ मध्याह्न भोजन भी दोपहर में दिया जाता है। शासन निर्धारित मेनू के अनुसार उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार भोजन दिया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जाता है कि सरकार द्वारा किस प्रकार का भोजन प्रदान किया जाता है मिड डे मील द्वारा। तो आप एकदम बिल्कुल बोलोगे उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार दिया जाता है। भले ही स्कूल में खिचड़ी ही खिलाएं क्यों नहीं, लेकिन आपको बताना यही है। ठीक है, ऐसा। चलिए आगे बात करते हैं। बाजार एवं क्रय शक्ति के बारे में बात करते हैं। बाजार एवं क्रय शक्ति आपको मैं एक ऐसे ही भाषा में बताता हूँ पहले कि बाजार एवं क्रय शक्ति। बाजार आप जानते हैं कि जहाँ पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जहाँ पे वस्तु लेकर के विक्रेता बैठे हुए होते हैं और उस वस्तु को खरीदने वाला क्रेता, जैसे पब्लिक जाते हैं, जैसे हम आप, ठीक है, जाते हैं खरीदने के लिए वस्तु को। वो हो गया बाजार। क्रय शक्ति, अब क्रय शक्ति किसको कहेंगे? क्रय शक्ति जो हमारे पास पैसे हैं, है ना, तो हमारे पास अगर जितने ज़्यादा और अच्छा पैसा है, ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा वस्तु खरीद सकते हैं और कम पैसा है तो कम वस्तु खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा है कि ज़्यादा पैसा है तो हम ज़्यादा वस्तु और अच्छे वस्तु खरीद सकते हैं, तो आपके पास क्रय शक्ति मतलब ज़्यादा है। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो आप कम वस्तु खरीद सकते हैं, तो आपके पास क्रय शक्ति कम है। आपको ये पता चल गया होगा कि पैसा अच्छा है, पैसा ज़्यादा है तो आपका क्रय शक्ति ज़्यादा है, पैसा कम है तो आपका क्रय शक्ति कम है। ठीक उसी प्रकार है ना। तो चलिए बात करते हैं, मौजूदा टॉपिक है, ये आइए।
बाजार एवं क्रय शक्ति। अधिकांश व्यक्ति अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। खाने पीने के वस्तु और अन्य अन्य चीज़ों पर जो है बाजार पर निर्भर रहते हैं। कृषक वर्ग स्वयं के लिए कई अनाजों का उत्पादन कर लेते हैं तथा कुछ अनाजों की आपूर्ति यानी कुछ अनाजों की पूर्ति हेतु बाजार पर निर्भर रहते हैं। गैर कृषक कार्य वर्ग। गैर कृषक वर्ग जैसे मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा आदि लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए ज़्यादातर बाजार पर निर्भर होते हैं। जिन लोगों की क्रय शक्ति अच्छी होती है वे बाजार से पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं। जिनकी क्रय शक्ति कमजोर होती है वे सरकार की विभिन्न खाद्य योजनाओं के साथ साथ बाजारों से भी खाद्य वस्तुएं खरीदते हैं, पर इनकी क्रय शक्ति कमजोर होने के कारण ये लोग पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार नहीं खरीद पाते हैं। लंबे समय तक पोषक आहार की कमी से शरीर की बीमारियों व कुपोषण जैसी स्थिति से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। हमारे शरीर को भोजन यानी भोज्य पदार्थ से मिलने वाले ऊर्जा का मापन कैलोरी से किया जाता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले मेहनत कश लोगों को प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे देश में NSSO के एक सर्वेक्षण में बताया गया कि दोनों ही क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर औसत कैलोरी का स्तर आवश्यकता से कम है। कहने का मतलब NSS का मतलब यह होता है नेशनल सर्वे स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक होता है आपका राष्ट्रीय सर्वे है ना, राष्ट्रीय सर्वे सांख्यिकीय संगठन, और ये बताता है चेक करके कि हमारे गांव में इस प्रकार का और शहर में इस प्रकार के लोगों को कैलोरी यानी ऊर्जा मिल पा रही है। यानी वर्ष 2004 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके समस्त खर्चों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक वर्ग के लिए भोज्य पदार्थ में किए गए खर्च के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो आइए एक जो है आरेख में देखते हैं किस प्रकार है। ये देखिए आप, ग्रामीण भारत में कैलोरी की मात्रा प्रति व्यक्ति है, ये है ना, देखना है। यहाँ पे देखिए कुछ व्यक्ति हैं जो 1624 कैलोरी ऊर्जा, कुछ व्यक्ति हैं 1900 कैलोरी ऊर्जा मिल पा रहा है, कुछ व्यक्ति को 2143 कैलोरी ऊर्जा मिल पा रहा है और कुछ व्यक्ति को 2521 कैलोरी ऊर्जा मिल पा रहा है। ठीक है, तो आपको देखा गया, यहाँ आपने देखा कि सब चारों को 25-25% के वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आरेख 20.2 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रथम वर्ग के लोगों में अपनी प्रतिदिन आवश्यक 2400 कैलोरी की तुलना में बहुत कम अर्थात 1624 कैलोरी है। यह स्थिति दूसरे वर्ग एवं तृतीय वर्ग के लोगों में भी है जिन्हें आवश्यकता से कम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना। इन मेहनत कश लोगों के न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख कारण इनकी क्रय शक्ति का कमजोर होना है। अगर क्रय शक्ति अच्छी होती तो ये लोग अच्छा जो है ले पाते एनर्जी ठीक ठाक। ठीक है, खाद्य पदार्थ ले पाते। अब आते हैं, देखते हैं पोषण स्थिति यानी सभी लोगों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने खाद्य की उपलब्धता यानी उसकी पहुंच व लोगों की क्रय शक्ति पर चर्चा की। विभिन्न योजनाओं से हमने यह भी जाना कि गरीब वर्ग को ये योजनाएं कैसे मदद पहुंचा रही है। वास्तव में क्या लोगों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है?
इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि उनकी पोषण स्थिति का चिकित्सकीय या कुछ वैज्ञानिक पद्धति से जांच करना। वैज्ञानिक पद्धति व्यक्तियों की उम्र एवं लंबाई तक वजन के अनुसार होती है। वैज्ञानिक पद्धति में सबसे प्रमुख है BMI अर्थात बॉडी मास इंडेक्स, अर्थात शरीर का जो है क्या है, द्रव्यमान सूचक। BMI आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हम सामान्य कुपोषित व्यक्तियों को देखकर ही पहचान सकते हैं, जैसे अत्यंत कमजोर, बहुत कम वजन एवं अत्यंत मोटापा। परंतु कुछ कुपोषित को साधारण रूप से देखकर हम पहचान नहीं सकते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में 30 से 40% हैं। कुपोषित लोगों की इतनी बड़ी आबादी खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत चिंता का विषय है। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए WHO द्वारा निर्धारित सारणी के बारे में हमने ICDS, ठीक है, ICDS खंड में पढ़ा है कि 5 से 19 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की कुपोषण दर को जानने के लिए BMI का सहारा लेते हैं, है ना। इसमें हम लंबाई व उम्र के अनुसार वजन का पता लगाकर BMI ज्ञात करते हैं, अर्थात बॉडी मास इंडेक्स को ज्ञात करते हैं। हमने कुछ ग्रामीण स्कूलों के बच्चों का BMI ज्ञात किया। BMI का विश्लेषण करने पर हमने पाया कि कुछ बच्चों का शारीरिक व पोषण स्तर ठीक नहीं है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हमने बच्चों से उनके खान पान व पोषक आहार पर विस्तृत चर्चा की। आइए उदाहरण के माध्यम से एक बच्चे का BMI ज्ञात करने का प्रयास करें। देखते हैं उस बच्चे का क्या है। अगला नाम है रानी, आयु है 15 वर्ष 6 माह, लंबाई है 1 मीटर 34 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर 34 यानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर। वजन है 26 किलोमीटर यानी 26 किलोग्राम। BMI बराबर होता है शरीर का वजन, है ना, किलोग्राम में बटे लंबाई गुणे लंबाई, 2 बार लंबाई, है ना। ये सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से ही आप सब अपना अपना वजन ज्ञात कर सकते हैं लंबाई के आधार पर। ठीक है, रानी का BMI यानी 26 है टोटल उम्र, ठीक, 26 है टोटल वजन और ऊंचाई है 1.34 सेंटीमीटर 1.34 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा कर दिए, उसके बाद दोनों गुणा करने से उसे भाग कर देंगे तो आपका उम्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम रानी के BMI का WHO द्वारा प्रमाणित सारणी में अवलोकन करते हैं, जो कि पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर है। यह सारणी 5 से 19 वर्ष तक के बच्चों यानी लड़का या लड़कियों के लिए अलग अलग के लिए, है ना, उपलब्ध है। यानी सारणी लड़का और लड़कों बच्चों के लिए जो है उपलब्ध है। BMI विश्लेषण सारणी के अनुसार रानी का BMI कुपोषित संकेत के खंड में है। यह स्थिति रानी के कुपोषित अर्थात कमजोर होने का संकेत है। ऐसी अवस्था में रानी को अतिरिक्त पोषक आहार लेने की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद आगे आइए देखिए, 2 और है। सामान्यतः 19 वर्ष के पश्चात व्यक्तियों की लंबाई का बढ़ना लगभग स्थिर हो जाता है। इसलिए 19 वर्ष से अधिक अर्थात वयस्कों के लिए एक अलग पैमाना बनाया गया है। वयस्कों का BMI ज्ञात कर निम्नांकित सारणी में
यानी सारणी से पोषण स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। तालिका क्रमांक यानी 20.4 वर्ष का BMI विश्लेषण। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या बात है। BMI आपका दिया हुआ है, फिर शारीरिक स्थिति, फिर विशेष। ठीक है, देखिए 18.5 से कम जिसका जो है बॉडी मास है ना, तो शारीरिक स्थिति वजन कितना हो गया, ये आपका वजन कम है, यानी कहने का मतलब जिसका 18.5 वर्ष उम्र है, BMI मतलब उम्र निकालना है। उसके बाद वजन कितना है, उसके बाद पोषक खान पान की आवश्यकता है इसको। ठीक है, और 15.5 से यानी 24.9 यानी 25 के बीच है, तो ये सामान्य स्थिति में है ना, और स्वस्थ शरीर है। उसके बाद तीसरा बात करा, ये पूरे 19 वर्ष वाला है ना, इसका बॉडी मास इतना है, तो 25 से 29.9 अर्थात 30 किलो के आसपास है, तो मोटापे की शुरुआत हो गया है और खान पान में संतुलन एवं व्यायाम की आवश्यकता होगा। और 30 से अधिक है तो समझ लीजिए अधिक मोटापा और खान पान में संतुलन, व्यायाम के साथ साथ विशेष उपचार की भी आवश्यकता है इस बच्चे को। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। NIN के एक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब आप समझ रहे हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन संस्था है ना, के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 35% वयस्कों का BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, जबकि 10 से 13% वयस्कों का BMI 25 से ज़्यादा है। हमारे देश में जो बच्चे कुपोषित दिखाई देते हैं, है ना, उनके संभावित कारणों में से एक है कि उनकी माताओं को उचित पोषण आहार का न मिल पाना। महिलाओं की शारीरिक स्थिति का बच्चों के पोषण से सीधा संबंध रहता है। आज भी कई महिलाओं को पौष्टिक भोजन और अन्य जरूरी चीज़ें खासकर गर्भावस्था के दौरान प्राप्त नहीं हो पाती। इस गर्भ में बच्चे का समुचित विकास नहीं हो पाता, बच्चा कम वजन का पैदा होता है और वह जन्म से ही कुपोषण का शिकार हो जाता है। ये बच्चे अपनी बढ़ती हुई आयु में भी कुपोषित से प्रभावित रहते हैं, जो इनके वयस्क होने पर भी बना रह सकता है। ऐसी स्थिति में इनके स्वयं माता पिता बनने पर इनकी आगे की पीढ़ी पुनः कुपोषण से प्रभावित हो सकता है और यह क्रम निरंतर जारी भी रह सकता है। हमें इस क्रम को तोड़कर इन लोगों को कुपोषण से बचाना होगा, तभी खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य भी पूरा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन आप ले लीजिए और ये क्वेश्चन का आंसर लिख करके ज़रूर आप जो है सेंड करेंगे। ठीक है, मिड डे मील से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मिड डे मील ये हो गया एक क्वेश्चन, और दूसरा है आपका ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो ये आपका एकीकृत बाल विकास सेवा योजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। ये हो गया, बाकी चलते हैं आगे, है ना। ये अब आपका देख लिया जाए। इसमें आपको बहुत आसान लगेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2012 में। 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका था? 5 वर्षों का। BMI का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स है। FCI फूड कॉरपोरेशन है ना,
ऑफ इंडियन द्वारा किसानों के अनाजों की खरीदी की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। तो ये हो गया भारतीय कॉरपोरेशन फूड सिक्योरिटी फूड वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। बाकी हम अगले दिन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।